आगे आप लोगों ने देखा वह पीछे पलटती है तो उसने देखा कि राधा जी उसे मुस्कुराते हुए देख रही है तो इधर उधर देखते हुए किचन में चली जाती है। राधा मीना को बुला के कांच के टुकड़ों को हटाने के लिए कहती हैं। अब आगे पुलिस स्टेशन जयपुर। सोहम फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी अमित वहां आता है। गुड वाली मॉर्निंग ब्रो। सोहम ने उस पर एक नज़र डाली और फोन को कट करके अपने पॉकेट में डाल दिया। नो रिप्लाई। का हुआ बुड़बक, सुबह सुबह चाय ना मिली क्या, ऐसे उखा हुए काहे लग रहे हो? सोहम बकवास मत कर अमित, कुछ पता चला उसका? अभी तक तो नहीं, और वैसे भी इस केस को अभी के लिए अजय देख रहा है, मेरे लिए कुछ और ही ऑर्डर है कमिश्नर सर के। व्हाट? तुझे केस से निकाल दिया, बट उसको तो पकड़ा भी तूने ही था, वरना पूरी पुलिस फोर्स को चकमा दे दिया था उसने, और वो तुझे केस से बाहर कैसे कर सकते हैं? अमित ने परेशान होते हुए कहा। सोहम उसकी और नॉर्मली स्माइल करते हुए कहा, अगर तुझे एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो तुझ में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? अबे सीधे सीधे बोलना कि कोई सीक्रेट है, बेइज्जती क्यों कर रहा है? तभी एक जोड़ी नज़रें उन पर ठहर जाती हैं। अमित हंसते हुए, पता है मुझे लगा कि उन्होंने तुझे जल्दी आने को कहा था और तू इतना लेट हो गया तो शायद इसलिए तुझे इस केस से खदेड़ दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सोहम ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। पर आज तू लेट हुआ कैसे? रोज तो तू टाइम पे आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही भाभी ने तुझे टाइम से नहीं उठाया हो और तू सोता ही रह गया? शट अप अमित, मैं अलार्म लगा के सोता हूँ और उसका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने, उसकी वजह से सुबह खराब हो गई। क्या बकवास कर रहा है यार, वो तो इतनी प्यारी है कि सुबह सुबह कोई उनका चेहरा देख ले तो उसका पूरा दिन बन जाए। सोहम, गलतफहमी है तेरी, और आज तो उसकी वजह से मुझे माँ ने इतना सुना दिया, उनको रूहानी के सामने में तो दिखता ही नहीं हूँ। उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हो। अरे यार, बहू को प्यार से रखना है तो रखो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटे को नज़रअंदाज कर दो, हमेशा बस उसको सपोर्ट करती है माँ, भले उसकी गलती हो या नहीं। अमित हंसते हुए, तू ना बिल्कुल पागल है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि भाभी और आंटी में इतनी अच्छी बनती हैं जय वीर की तरह, और तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। सोहम, हाँ पर नुकसान तो मेरा ही होता है ना। अमित, तो तू क्या जय वीर की जोड़ी तोड़ना चाहता है? तभी सोहम ने बिना किसी भाव के अमित की ओर देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ आंखें बंद करके बोला, तेरी बचपन की आदत नहीं गई ना चुप चुप के बातें सुनने की? अमित ने पलटकर पीछे देखा तो वहां खड़े शख्स को देख के उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, और उस शख्स के चेहरे पर सोहम की बात सुनकर मुस्कान तैर गई। तुझे कैसे पता कि जो तुम्हारी बातें सुन रहा है वो मैं ही हूँ? क्योंकि तुझसे पहले तेरे परफ्यूम की बदबू आ गई। तुझे मेरे परफ्यूम से प्रॉब्लम क्या है यार? आई डोंट नो। तू नहीं सुधर सकता, दोनों ही एक दूसरे के गले मिलते हैं। अमित, समीर तू कब आया? समीर, अरे तिवारी जी, लगता है आप हमें यहाँ देख के खुश नहीं हुए। अमित, अरे नहीं, तुझे देख के खुशी से ज़्यादा हैरानी हो रही है, कितने टाइम बाद दिखा है तू, कॉलेज के बाद मिले ही नहीं कभी, और हाँ मैंने तो सुना था कि तू अमेरिका में जॉब करता है। सोहम, अमित, यह मैंने तुझे 2 साल पहले बताया था। ओह, याद आया, पर तू अब इंडिया में क्या कर रहा है? तुझे वहाँ से निकाल दिया क्या? समीर, जी नहीं तिवारी जी, मैं 2 साल पहले वहाँ था, अब मेरा खुद का अपना बिजनेस है जिसे और आगे बढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अमित, अच्छा ये बात है, समझ गया मैं। समीर, तुझे एक बार में बात समझ में आ गई? अमित, हाँ तो बहुत खतरनाक वाला इंटेलिजेंट हो गया हूँ मैं, तुझे पता है मैंने दूसरी बार में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था। समीर, सोहम ने तो एक ही बार में यूपीएससी क्लियर कर ली थी, और अब वो तेरा सीनियर भी है। अमित, अरे इससे कंपटीशन तुम रखते थे, और वैसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है इसके जूनियर होने में। सोहम, अरे बस बहुत हुआ तुम दोनों का। समीर, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू यहाँ आ गया है? समीर, तूने भी तो नहीं बताया कि इसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई है। अरे यार, 1 साल से एक के बाद एक केस में उलझता रहता हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे हमारी तो बात भी 1 साल पहले ही हुई थी। मैं भी यार बहुत उलझ गया हूँ, जिंदगी में भी और काम में भी। समीर ने उदास लहजे से कहा। ये सब छोड़ना, तू ये बता, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुमने शादी कर ली? हाँ। कब की? 7 महीने पहले। जब मेरी शादी तय हो रही थी तब दादू की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी लास्ट विश यही थी कि मेरी शादी होते देखे, इसलिए सब कुछ जल्दी में हुआ। शादी भी सिंपल तरीके से ही हुई और फिर कुछ टाइम बाद दादू भी हम सबको छोड़कर चले गए। समीर, ओह ये बात थी। अमित, हाँ पर पूरी शादी में मैं इसके साथ ही था। सोहम और समीर दोनों उसकी ओर देखते हैं जिससे अमित झेप जाता है और फिर बात पलटते हुए,
अरे भाई हम तीनों ही मिलते हैं ना आज रात को, फिर अपनी आप बीती सुना देना दोनों, अभी काम का टाइम है क्यों सोहम। समीर ओके हम मिलते हैं, रात को 8 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। सोहम देन ओके, जगह में तुम दोनों को मैसेज कर दूंगा। समीर मैं भी जिस काम के लिए आया था वो भी हो गया तो मैं भी निकलता हूँ। सोहम ओके। समीर वैसे सोहम एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो। सोहम ऐसा क्या बोलने वाला है तू जिससे मुझे बुरा लग जाएगा। समीर आई नो थोड़ा पर्सनल है पर फिर भी मैं कहूँगा जरूर, चाहे फिर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अमित अपने मन में ऐसा भी क्या कहना चाहता है ये केकड़ा, अगर इसने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो सिर फोड़ दूंगा मैं इसका। समीर बहुत किस्मत वाले होते हैं वो पति जिसकी पत्नी को उसके घर में पूरा मान सम्मान मिलता है, और उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं वो पति जिसकी पत्नी को उसके घर में उससे भी ज़्यादा प्यार मिलता है। यू नो वॉट सोहम, आज के टाइम पे हर तीसरे घर की कहानी होती है कि या तो एक अच्छा हस्बैंड बन के अपने ही घर वालों से अपनी वाइफ के सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, या फिर कभी एक अच्छा बेटा बन के अपने पेरेंट्स के मान सम्मान के लिए अपनी ही वाइफ से लड़ना पड़ता है। और इन सब में इंसान पीस के रह जाता है क्योंकि उसके लिए तो सब एक समान प्यारे होते हैं और वह किसी को निराश नहीं करना चाहता। बट इन योर केस तेरी फैमिली तेरी वाइफ को इतना प्यार करती है कि उनके लिए वो तुझसे भी लड़ जाते हैं, इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है मेरे भाई। उसकी बात सुनकर अमित अपने मन में अरे वाह, इस केक डे ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी बात कही है। सोहम हल्का सा मुस्कुराकर उससे कहता है सबको दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही नजर आता है। तुम मेरे दोस्त हो, उससे अभी तक मिले भी नहीं हो और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हो, फिर भी उसके फेवर में इतना कुछ बोल गए। खैर अब आगे बोलने को कुछ बचता भी नहीं। समीर तुम सब जानते हो और समझते भी हो सोहम, बस तुम मानना नहीं चाहते, पर बहुत जल्दी समझ भी जाओगे और मान भी लोगे। सोहम हाँ उस दिन तुझे जरूर बताऊंगा। अमित जो बहुत देर से उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था वो बोल पड़ा बस यार आगे की बातें बाद में करेंगे, अभी हमें कमिश्नर सर ने बुलाया है, उनका मैसेज आया है, तुझे भी तो तेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम वाम होगा ना। समीर ओके ओके तिवारी जी बस जा ही रहा, ऐसे भगाओ तो मत। सोहम उसे गौर से देखते हुए तेरी शादी हो गई है क्या समीर। समीर और तुझे ऐसा क्यों लगा। सोहम प्ले बॉय से सीधा मैच्योर बॉय, पता नहीं क्यों पर एक पल को ऐसा लगा जैसे तू नहीं तेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ट्रू फ्रेंड रात को मिलते हैं हम, बाकी की बातें वही करेंगे। समीर स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सोहम अमित की ओर घूरते हुए देखने लगता है, जिससे अमित झेपते हुए नजरें इधर उधर करने लगता है। क्या था ये, और झूठ क्यों बोला। देख मुझे कोई सफाई नहीं देनी, पॉइंट की बात रही है, मुझे ये केक डे की शक्ल का प्राणी 1% भी पसंद नहीं है। दैट इज इट, तेरा हमेशा का यही। तुझे उससे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है जबकि तू अच्छे से जानता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तू ही है। कितनी बार बोल चुका हूँ लेकिन तू है कि पता है चिल्ला क्यों रहा है। लेकिन आज पहली बार बंदे ने पते की बात कही है, लेकिन ये इतना समझदार कब से हो गया। सोहम चल अब बहुत हुआ, तुझे सर ने जो काम करने को कहा है तू वो देख और मैं अपना देखता हूँ। अमित ओके बॉस। अमित वहां से चला जाता है, लेकिन सोहम के दिमाग में समीर की बातें घूम रही थी। चौहान विला। रूहानी अपने कमरे में सोफे पर बैठी अपने मन में सोचे जा रही थी, आज थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया ना। एक तो बेचारे पहले ही इतना परेशान थे और ऊपर से हमने इतना इरिटेट कर दिया। अरे पर पूरी गलती हमारी भी नहीं थी। फिर उठकर ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो गई, ये कैसे बाल हो रहे हैं हमारे। फिर उसने अपने बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के खुला छोड़ दिया और अपनी साड़ी को अच्छे से पिनअप किया। ये हुई ना बात। जिंदगी में प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी, खूबसूरती के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कितने सुंदर लगते हैं ना हम खुले बालों में। बिल्कुल सही कहा तुमने। दूध जैसा रंग, गोल चेहरा, गुलाबी होंठ और तुम्हारे लंबे बाल जिनसे तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। राधा अंदर आते हुए बोली, जिससे रूहानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ आप भी ना, वैसे आपके टाइम पर आप तो गजब धाते होंगे, तब क्या मैं तो अभी भी तुम्हें बराबर की टक्कर देती हूँ। ये भी है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। अरे मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। नमिता दीदी अपनी सास के साथ आ रही है और तुम्हारे पापा भी शाम तक आ जाएंगे, तो तुम जरा ठीक से तैयार हो जाओ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। समझ गए माँ, हमें संस्कारी बहू वाला लुक लेना है और बुआ जी की सासू माँ आ रही है तो हम तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड बेटा। पर तुम्हारी दोस्त की पार्टी थी ना आज। अरे
वो तो रात को है और जरूरी भी नहीं है, मैं फिर कभी मिल लूंगी उसे। रात में है ना पार्टी, और वो लोग तो शाम को तुम्हारे पापा से मिल के ही चले जाएंगे। फिर तो तुम फ्री हो चली जाना, देखते हैं शाम को ही। अभी तो हम लंच रेडी कर देते हैं। ठीक है चलो, उन्हें आने में अभी 2 घंटे है। वैसे भी मीना ने तैयारी कर रखी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोनों ही किचन में चली जाती है और जब सब तैयार हो जाता है तो रूहानी तैयार होने चली जाती है। उसने रेड कलर की थोड़ी हैवी साड़ी पहनी और तैयार हो गई। पायल पहन ली, बिछिया हो गई, चूड़ा भी पहन लिया, बिंदी लगा ली, इतने बड़े बड़े झुमके, लगभग सब हो गया है। उसने खुद को अच्छे से आईने में निहारा और खुद से ही कहने लगी, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, बिल्कुल किसी राजकुमारी टाइप्स। आपकी बहुत दया रही कान्हा जी की, आपने हमें माँ जैसी सास दी। अगर बुआ जी की सास जैसी सास होती ना तो पूरे दिन हमें इतना सजे धजे रहना पड़ता। तभी उसके कानों में मीना की आवाज आई, भाभी आपको नीचे बुला रहे हैं, बुआ जी भी आ गई है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। 1 मिनट रुको, तो ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं? आप बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही सुंदर भी। थैंक यू मीना डार्लिंग, चल अब चलते हैं। रूहानी ने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू डाल लेती हैं और नीचे आके बुआ जी और उनकी सास के पैर छूती है और वो उसे आशीर्वाद देते हैं। सभी बैठकर बातें करते हैं। नमिता की सास रूहानी को ऊपर से लेके नीचे तक घूर रही थी, जिससे वो असहज हो रही थी। वैसे बिंदनी तो बहुत सुंदर है था कि, पर इनका पल्लू भी ना संभल रहा, इनसे बार बार इनके सिर से खिसक रहा है। कई बिंदनी आदत ना पड़ी के अब तक। अरे नहीं मांझी सा, वो तो बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, पर आज जो इसने साड़ी पहनी है उसका कपड़ा ही ऐसा है जो बार बार फिसल रहा है। राधा ने बात संभालते हुए कहा। उसकी बात से रूहानी और नमिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूहानी खाना लगा दो बेटा, मासा के खाने का भी समय हो गया है। नमिता ने कहा। रूहानी जी बुआ जी अभी लगाते हैं। नमिता वैसे मेरे लिए क्या बनाया है तुमने आज? रूहानी हमने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है। अब तो मेरी भूख बढ़ गई है बेटा। रूहानी मुस्कुरा देती है और उसके बाद सब खाना खाते हैं और हॉल में आके बैठ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। भैया से बात हुई मेरी अभी, उन्हें तो आते आते रात हो जाएगी। उनसे मैं फिर कभी मिल लूंगी, अभी के लिए तो हम चलते हैं भाभी, नमिता ने कहा। राधा कुछ कह पाती उससे पहले ही सोहम की आवाज आती है। मुझसे बिना मिले ही चली जाएंगी बुआ जी? सोहम तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा तुम्हें आते तो रात हो जाएगी, नमिता ने खुश होते हुए कहा। सोहम आकर उसके गले लग गया। रूहानी जो किचन से चाय लेने गई थी, उसकी नज़र जब सोहम पर गई तो उसकी आंखें फैल गई। सुबह का दृश्य उसके दिमाग में छाने लगा, उसके पैर वहीं रुक गए। अरे सोहम की बिंदनी वहां कई खड़ी है, चाय वहां से उठ के थोड़े ना आवेगी? तभी सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। क्या हुआ रूही, रुक क्यों गई? रूहानी के कानों में राधा की आवाज टकराए। कुछ नहीं माँ। रूहानी सोहम की और बिना देखे सबको चाय दे देती है, लेकिन वो कंखियों से उसे देख रही थी कि सोहम उसे ही गौर से देख रहा था। देख क्या घूर रहा था, और जब उसने चाय की ट्रे उसकी ओर की तो उसने रूडली कहा, नहीं चाहिए। रूहानी मुंह खोले उसे देखने लगी। क्या हुआ सोहम, तुम चाय के लिए मना कर रहे हो? मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है ना भाभी? नमिता ने हंसते हुए कहा। सही कहा आपने नमिता, क्यों सोहम तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सभी हंसने लगते हैं। अब इसमें हंसने की क्या बात है, बस मुझे अभी चाय नहीं कॉफी पीने का मन है। रूहानी सबको चाय दे करके अपनी चाय लेके राधा के पास बैठ जाती है। रूप में अभी मीना को बोलती हूँ। सोहम नमिता के पास बैठते हुए, मुझे मीना के हाथ की कॉफी नहीं पीनी। अब सबकी नज़र रूहानी की ओर जाती है तो वह बड़े अदब से कहती हैं, हम अभी अपनी चाय खत्म कर दे फिर बना देंगे। सोहम नमिता की ओर मुंह करके उससे बड़े प्यार से कहता है, मैंने तो सोचा था बुआ आपके साथ बैठकर कॉफी के मजे लूंगा, पर आप तो इतनी जल्दी में हो कि चाय पी कर के ही चले जाओगे, और पता नहीं मुझे कब मेरी कॉफी मिलेगी, पर कोई बात नहीं। रूहानी, राधा और नमिता उसे हैरानी से देखते हैं और नमिता की सास जो मौके की तलाश में ही थी वो बोल पड़ी, मैं तो कहूँ सुबिंदनी, तू चाय थोड़ी देर बाद भी पी लेगी तो कई गजब हो जावेगो। थारो बिंद थक करके काम पे सो आयो है और तू है कि एक कॉफी भी ना दे सके हैं, था कि चाय कटे भाग कर ना जावेगी। रूहानी सोहम की ओर घूरते हुए, अभी लेके आते हैं। राधा सोहम की तरफ आंखें निकालने लगी तो सोहम ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर आई विंक कर दी। रूहानी रसोई में कॉफी बनाने लगी और साथ में बड़बड़ाने लगी, चाय पीने का मन नहीं है, कॉफी पीनी है। मन तो कर रहा है कि ऐसी कॉफी बनाए कि कॉफी पीना ही भूल जाएं। सब समझ आता है, हमें सुबह जो हमने किया उसी का रिटर्न गिफ्ट था ये। उसने कप में कॉफी डाली और बाहर आकर सोहम को दे दी।
और वापस आकर राधा के पास बैठ गई। सोहम ने जैसे ही एक सिप लिया, अरे रूहानी, तुम तो इसमें चीनी डालना ही भूल गई। पर हमने तो चीनी डाली थी, मैं कह रहा हूँ ना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कई जे झूठ बोले है। एक तो थाने गलती करी और अब यासू बहस भी करो हो। रूहानी को अब मन ही मन सोहम पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अब कुछ कर भी क्या सकती थी। लाइए हमें अपना कप दीजिए, हम लाते हैं चीनी डाल के। वह रसोई में जाकर कॉफ़ी का एक सिप लेती हैं। है तो सही चीनी इसमें, सोहम। हम देख लेंगे, आपको बहुत मीठा चाहिए ना, आपको अब देखते हैं आपको चीनी कम कैसे लगती है। उसने 5 चम्मच शक्कर डाली और वापस उसे दे दी। फिर मुस्कुराते हुए राधा के पास बैठ गई। सोहम ने फिर से मुंह बिगाड़ लिया, जिससे रूहानी की स्माइल और चौड़ी हो गई। उसे लगा अब सोहम चुपचाप कॉफी पी लेगा, लेकिन हे यू, तुमने क्या शक्कर का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया? इतनी मीठी हो गई है। फिर मीना को आवाज देते हुए, मीना, मीना। रूहानी ने अपनी आंखें भींच ली और अपने मन में, इनकी अक्ल क्या घास चरने गई है, जरूरी था सबके सामने ऐसे करना। तभी मीना वहां आती हैं। जी भैया, क्या हुआ? एक कप अच्छी सी कॉफी बना दो यार, और हाँ ये कप भी ले जाओ। आजकल की छोरियां भी गजब करे है, काम करते वक्त भी ध्यान न जाने कहाँ जावे है, काम ना जैसे एहसान करे है। महा के जमाने में तो जब बींद काम करके घर आवे है तो बिंदनिया चाय और पानी बिना कहे ही ले आवे है, और जे अब देखो कहने के बाद भी चाय पानी ना मिले हैं। हे महारा राम जी, घोर कलयुग आ गियो है। उनकी बात सुनकर रूहानी हक्की बक्की रह गई, उसका गला सूखने लगा। तो वही सोहम अपने मुंह पर हाथ रखकर धीमे से मुस्कुराने लगा। राधा और नमिता एक दूसरे की ओर देखने लगी। मौके की नजाकत को समझते हुए नमिता ने कहा, अरे भाभी 7 बज गए, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। क्यों मासा, महारे से कहे पूछे हैं, मैं तो थारे पाछे ही हूँ। ठीक है भाभी, अब हम निकलते हैं। और वो दोनों जैसे जाने के लिए उठती हैं, तभी सोहम उठते हुए, दादी सा आप आती रहा कीजिए ना, आप आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बोल के वो उनके पैर छूता है। जरूर जरूर छोरा, खुश रहे, वो हंसते हुए बोली। तभी रूहानी उनके पैर छूती है तो वो मुंह बनाते हुए, थाने सद्बुद्धि देवे भगवान। सोहम की हंसी एकदम से बाहर आ गई, जिससे सबकी नजरें उसकी ओर ठहर गई और रूहानी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। चलिए दादी सा, मैं आपको गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। और वो उनके साथ बाहर चला जाता है और रूहानी नमिता के पैर छूती है। खुश रहो बेटा। क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? उनके जवाब में हंस के कहती हैं, थोड़ी सी राधा, आप चिंता न करें दीदी, इनका तो ये रोज का ही है। रूहानी और नमिता मुस्कुराने लगती हैं, फिर दोनों ही उसके साथ बाहर आ जाती है। उनकी गाड़ी चले जाने के बाद तीनों ही अंदर आ जाते हैं। राधा सोहम को कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि तभी वो बोल पड़ा, माँ अभी ही कुछ जरूरी काम के लिए निकलना है, आते हुए देर भी हो जाएगी, तो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा लूँगा, मैं बस चेंज करके निकलता हूँ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से अपने कमरे की ओर चला जाता है। ये लड़का भी ना कुछ नहीं हो सकता है इसका, और अभी देखो कैसे जानबूझकर कितने नाटक किए इसने, और काफी भी नहीं पिया। अरे ओ मेरी प्यारी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी रूही हिसाब किताब की बड़ी पक्की है। रूहानी ने अपने हाथ उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा। बदमाश, राधा ने उसके कान पकड़ते हुए कहा। चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ, सोहम जाते हुए तुम्हें छोड़ देगा। अरे नहीं माँ, हम उनके साथ नहीं जा सकते हैं, उसने लगभग बौखलाते हुए कहा। तुम दोनों लड़के बैठे हो इसलिए। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, वहाँ पर ओनली गर्ल्स पार्टी है, जेंट्स नहीं आ सकते हैं। ओ पर रूही ड्राइवर तो आज छुट्टी पर है, फिर तुम कैसे जाओगी? मैं खुद ही चली जाऊंगी माँ, आप भूल रहे हो कि मुझे ड्राइव करना आता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो किचन में जाके अपने लिए चाय बनाती हैं और उसे पीकर अपने कमरे में जाती हैं। सोहम पहले ही निकल चुका होता है, वो भी तैयार होके गाड़ी में बैठ जाती हैं और किसी को कॉल करती है। क्या नाम बताया था होटल का? अच्छा, होटल स्वीट ड्रीम। ओके आई एम कमिंग। और उसके बाद उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। होटल स्वीट ड्रीम। सोहम टेबल पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था, तभी वहां अमित आता है। वो उसके पास बैठते हुए, हे सोहम, फोन में क्या भाभी की फोटो देख रहे हो? सोहम ने बंद करके चिढ़ते हुए कहा, तूने तो यहाँ आने के लिए मना कर दिया था ना, फिर क्यों आया? अरे मेरी जान, तुझे उस केक डे के साथ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? उसने हंसते हुए कहा। यू आर क्रेजी। वो तो मैं हूँ। वैसे एक बात बता, तेरे दिमाग में से वो सिया अभी तक निकली नहीं है ना? उसने गंभीर होते हुए कहा। सोहम ने उसे असमंजस से देखा, फिर कहा, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं बनता। सच सच बता सोहम, तुम अभी तक उसे भूले नहीं है ना? और अभी तू अभी उसकी फोटो देख रहा था ना? उसने गंभीर लहजे में कहा।
उसकी सारी फ़ोटो मैंने तभी डिलीट कर दी थी जिस दिन मेरी शादी थी, और उसके बाद उसका ख्याल भी दिमाग में कभी नहीं आया। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा, तेरे पास उसकी कोई फ़ोटोज नहीं है? अगर रूही भाभी के हाथ लग जाती तो? उसे सब पता है। वॉट? लेकिन कैसे? मैंने बताया उसे। तूने अपनी ही बीवी को बता दिया कि तू पहले से ही किसी को पसंद करता था। भाभी ने कोई रिएक्ट नहीं किया क्या? शादी के पहले हम बस 1 या 2 बार ही मिले थे, तब उसने भी मुझे अपने बारे में बताया था, तो मैंने भी उसे अपने बारे में सब बता दिया। और उन्होंने ऐसा क्या बताया? सोहम उस दिन को याद करने लगा जब वह रूहानी के साथ उसके घर के गार्डन में था। तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? सोहम ने रूहानी से कहा, जिसकी पकड़ अपने दुपट्टे पर कसी हुई थी। जी, वो हमें कहना था कि रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो। आई डोंट नो आप कैसे रिएक्ट करेंगे और आपको डैड ने कुछ बताया भी है या नहीं, पर हम आपको बताएंगे जरूर। कुछ महीने पहले हमारी शादी फिक्स हुई थी और 2 महीने बाद ही टूट भी गई। रीजन तो ठीक से हम भी नहीं समझ पाए, पर जहां तक हम समझ पाए हैं उन आंटी जी को हम पसंद नहीं आए, और ये समझने में शायद टाइम लग गया उन्हें, क्योंकि बाकी सबको हम बहुत पसंद थे। रूहानी ने झिझकते हुए कहा। हाँ, तो इसमें बताने जैसा क्या है? सोहम ने नॉर्मली कहा। आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने हैरानी से पूछा। इसमें फर्क पड़ने जैसा क्या है? होंगे उनके अपने रीजन। हो सकता है कि वो लड़का जो भी था वह किसी और को पसंद करता हो, और इन सब में तुम्हारा क्या फॉल्ट है? उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू हमें समझने के लिए। मुझे भी कुछ बताना है अपने बारे में। आप किसी को पसंद करते हैं क्या? बोलने तो दो। हाँ कहिए ना। मैं एक लड़की को पसंद करता था। कुछ टाइम पहले की बात थी। मतलब बस पसंद करते थे। फिर क्या हुआ? घर वाले नहीं माने, या फिर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया? उसकी बात पर सोहम एकदम से उसकी और हैरानी से देखने लगा। रूहानी को भी लगा उसने क्या कह दिया है, तो आंखें सिकोड़कर इधर उधर देखने लगी। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उस लड़की से 1-2 बार ही मिला था। मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं था, और जब बताना चाहा तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि उसे ढूंढ सकूं। समझ गए क्या? वो आपका क्रश थी, प्यार नहीं। क्योंकि अगर वो आपका प्यार होती तो आप उन्हें कहीं से भी ढूंढ लेते, पर आपकी कोशिश में पूरी शिद्दत नहीं थी शायद। अमित हैरानी से आंखें फाड़े उसकी ओर देखे जा रहा था। वॉट? ऐसे क्यों देख रहा है? कौन से ग्रह के प्राणी हो दोनों के दोनों का गजब करते हो? मतलब लोग अपने जिन कारनामों को जिंदगी भर भी छिपा सकते हैं, तुमने वो खुद से ही बता दिया। छिपाते वो है जो गलत करते हैं, और जो भी था उसमें ना तो रूहानी की गलती थी और ना मैं गलत था। पर यार, भाभी के लिए कौन मना कर सकता है? सच में कोई दिमाग से पागल ही होगा। तो रूहानी कौन सी कम है? वो भी तो आधी पागल है। तेरे कहने का मतलब क्या है कि भाभी में कोई कमी थी इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया? मैंने ऐसा नहीं कहा, और उनके मना करने की वजह कोई और ही थी। रूहानी आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, नई सोच रखती हैं। उन लोगों को 19वीं सदी की बहू चाहिए थी। तो ये वजह थी। जब तुझे लगता है कि भाभी में कोई कमी नहीं है तो तू उनसे इतना चिढ़ता क्यों है? शी इरिटेट मी अलॉट। और माँ की तो लाडली है, वो पता नहीं क्या जादू कर दिया है उन पर। जबकि माँ के लिए सब कहते हैं कि इनकी जबान बहुत कड़वी है, जब इनकी बहू आएगी तब पता नहीं क्या होगा। और रूहानी थोड़ी सी भी जिम्मेदार नहीं है वो। मुझे तो टेंशन होती है यार, कैसे संभाल पाएंगी वो मेरे घर को, मेरे माँ पापा को। लेकिन माँ फिर भी उसे कुछ नहीं बोलती है और ना मुझे कुछ कहने देती हैं। सोहम ने चिढ़ते हुए कहा। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू भाभी को सिया के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि सिया सीधी सादी, कम बोलने वाली लड़की थी। हर इंसान की अपनी खूबी होती है, अपना अलग नेचर होता है। अगर उसमें बेवजह ही बड़ा बदलाव किया जाए ना, तो वो अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए तू अभी के लिए इन सब चीज़ों को आने वाले समय पे छोड़ दें। बिकॉज आई एम श्योर जब टाइम आएगा ना, तो भाभी सबके साथ साथ तुझे भी संभाल लेंगी। अमित की बात सुनकर सोहम उसे घूरते हुए, साले तू मेरा दोस्त है या रूहानी का? कब से भूख लगी है मुझे और तू रूहानी चालीसा सुनाए जा रहा है। उस केचुए को तो आने दे, तब तक मैं काफ़ी ऑर्डर करता हूँ। तभी सोहम को रूहानी दिखाई देती है, जो कुछ लड़कियों के साथ दूसरी ओर जा रही थी। वो उसे देखकर चौंक जाता है और उसे फ़ोन करने लगता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।